नमस्ते दर्शकों, मेरा नाम सी दिव्यांश जैन है और आपका इस YouTube चैनल पे स्वागत है। तो आज हम जानेंगे दुनिया का 8वां अजूबे के बारे में। जी हाँ, 8वां अजूबा, एट्थ वंडर इन द वर्ल्ड, दैट इज कंपाउंडिंग, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। चलिए आसान भाषा में समझते हैं कंपाउंडिंग मतलब क्या। कंपाउंडिंग मतलब इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। इसको मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपने 10,000 रुपये अपने एफडी में इन्वेस्ट किए थे, ठीक है। और उसमें बैंक की पॉलिसी थी कि आपको हर साल हजार रुपए आपके अकाउंट में भेज देंगे, 10% का रिटर्न था इसके ऊपर। तो आपने ये 10 साल के लिए निवेश किया, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको हर साल 1,000 रुपए आपके खाते में आ रहा है और 10वें साल पे आपको 10,000 भी मिल जाएगा। तो इससे आपको टोटल कितना मिला? 10,000 रुपए मिले। और टोटल आपने 10,000 डाला था, 10 + 10 मतलब 20,000 रुपए मिले। अब चलिए हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझते हैं। यहाँ पे आपने 10,000 निवेश किया और आपने इंटरेस्ट को विड्रॉ नहीं किया और इंटरेस्ट को उसके अंदर आपने इन्वेस्ट कर दिया, दैट इज री इन्वेस्टमेंट हमने कर दिया। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो अमाउंट 25,940 रुपए जितना हो जाएगा। मतलब कितना एक्स्ट्रा मिला? 5,940 रुपए। मैं बहुत छोटे अमाउंट की बात कर रहा हूं अभी, और 10% का उस पर रिटर्न मिलता था एफडी का, जो रिस्क फ्री रिटर्न होता है। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपने इंटरेस्ट विड्रॉ नहीं किया होता तो वो इंटरेस्ट आपके प्रिंसिपल का पार्ट बन जाता और उसके ऊपर भी बैंक आपको इंटरेस्ट देने लग जाता। तो इससे कहते हैं कंपाउंडिंग। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था कि द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ही हु अंडरस्टैंड्स इट अर्न्स इट, ही हु डोंट अंडरस्टैंड्स पे इट। मतलब जो इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझता है वो उससे पैसे कमाता है, और जो नहीं समझता है वो पैसे देता है उसके लिए। इसको आज हम थोड़ा गहराई से समझते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं, क्लैरिटी आएगी इसमें। जैसे आपने एक होम लोन लिया 10 लाख रुपए का, हालांकि 10 लाख रुपए में घर नहीं आता अभी, बट एक एग्जांपल के लिए हमने सोचते हैं कि 10 लाख रुपए का हमने लोन लिया। उसके ऊपर हमारी जो इंस्टॉलमेंट्स आई वो हमने 20 साल के हिसाब से हमने लोन लिया, 20-22 साल या 25 साल, कुछ भी ले लीजिए। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप जब 25वें साल पे खड़े होके देखेंगे ना, तो आपने उस घर को खरीदने के लिए जो 10 लाख रुपए पे करने के लिए आपने टोटल 28 लाख रुपए के आसपास बैंक को दे दिए। मतलब लिया बैंक से 10 लाख रुपए था, पर 25 सालों में हमने उसको 25 लाख रुपए पे किया है। यहाँ आप समझ रहे हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग कितनी गहरी चीज है ये, कि 10 लाख के चक्कर में हमारे से 25 लाख रुपए ले लिया और हमने हंसते हंसते दे दिया। तो यहाँ पे क्या, हमने घर लिया था तो वी आर संतुष्ट कि चलो यार ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 25 सालों में इसकी वैल्यू भी बढ़ी है तो ठीक है। तो दूसरा एग्जाम्पल लेते चलिए। मान लीजिए कि आपने एक 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, चलो 4 व्हीलर का एग्जाम्पल लेते हैं, 4 व्हीलर खरीदी और उसके अंदर आपने 7 लाख का बैंक से लोन ले लिया। बैंक ने आपकी एक किस्तें बना दी कि 12,000 या 15,000 आपको 7 साल तक पे करना है, ठीक है। और आपने इंटरेस्ट का पेमेंट, ये ईएमआई का पेमेंट आपने शुरू कर दिया। आप जब 7वें साल पे आए तब आपने सोचा कि आज मैं कैलकुलेट तो करता हूँ कि मेरी गाड़ी एक्चुअली कितनी कीमत की पड़ी। तो आपकी आंखें एकदम चौंक जाएगी वो फिगर को देख के। मतलब 7 लाख का आपने लोन लिया था, उसके लिए आपने लगभग 12 से 14 लाख रुपए बैंक को इंटरेस्ट के रूप में दे दिया। टोटल मतलब इंटरेस्ट विद प्रिंसिपल आपका टोटल आपकी जेब से 14 लाख रुपए चला गया। 14 लाख रुपए। और जिस टाइम पे आप ये कैलकुलेट कर रहे हो उस टाइम पे आपकी जो एसेट है, जो कार है, उसकी वैल्यू कितनी हुई होगी 7 साल में? मेरे हिसाब से लगभग 1-1.5 लाख से ज्यादा नहीं हुई होगी। मतलब 7 लाख की आपने गाड़ी खरीदी, उसके लिए आपने 14 लाख रुपए पे किया, और जब आप 7वें साल पे खड़े हो तब उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए से भी ज्यादा नहीं है। तो मतलब ये बहुत सोचने वाली बात है कि हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं। बैंक को पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत अच्छे से पता है, इसलिए उनका बिजनेस बहुत सही चल रहा है। आज लॉकडाउन हो या कुछ भी हो, इनके धंधे को कोई अफेक्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि उनको ये एट्थ वंडर उनको बहुत पहले से पता है। बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमें भी आज पता चल गया कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग नाम की कोई चीज होती है, हम भी यूज कर सकते हैं। तो हम आगे जानते हैं इसको हम हमारी लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे अभी आपने कार लोन लिया था, उसके लिए आपकी 10 से 15 हज़ार की ईएमआई जा रही थी, तो हम मानते हैं कि हमने कोई कार लोन नहीं लिया, पर हम 10 से 15 हज़ार हम इन्वेस्ट करेंगे एक डिसिप्लिन वे में, या तो इक्विटी में या म्यूचुअल फंड में हम रेगुलर इन्वेस्ट करेंगे 7 साल के लिए, क्योंकि हमने 7 साल के लिए लोन लिया था। एक बार ये समझते हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप एक डिसिप्लिन के साथ एक किसी भी एसेट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, या तो इक्विटी हो गया या म्यूचुअल फंड हो गया, उसमें आप इन्वेस्ट करते हो 7 साल तक आपने उसमें पैसा डाला। एग्जाम्पल कि उसमें आपने लगभग 10 लाख रुपए टोटल इन्वेस्ट कर लिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पर आप जब 7वें साल पे खड़े होगे तो क्या उसकी वैल्यू 10 लाख की होगी? मुझे नहीं लगता 10 लाख होगी, क्योंकि इसके अंदर कंपाउंडिंग इफेक्ट ऑलरेडी शुरू हो गया। आपने फर्स्ट
इंस्टॉलमेंट अगर आपने पे की म्यूचुअल फंड की, या फिर आपने डिसिप्लिन वे में अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किया, तब से आपका कंपाउंडिंग शुरू हो गया। और जब आप 7वें साल पे आप अपना इन्वेस्टमेंट देखोगे तो डेट वुड बी अराउंड 15 लाख 14 lakhs। और अगर आप उस इन्वेस्टमेंट को और 10 साल या 15 साल होल्ड करते हो तो वो आपको मिराकल रिटर्न्स देंगे। मतलब वो लगभग आपका 1 करोड़ रुपए के आसपास बना सकता है। ये है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। चलिए मैं आपको है ना वॉरेन बुफेट सर का एग्जांपल देता हूँ कि उनकी क्या स्ट्रैटेजीज थी और उन्होंने किस तरह से अपनी वेल्थ बनाई है। वॉरेन बुफे सर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बादशाह हैं। इन्होंने 11 साल की उम्र से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था। आज उनकी एज है 89 ईयर्स। इनकी पूरी लाइफ इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। इनकी बेस्ट स्ट्रेटेजी ये होती थी कि ये कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये सोचते थे कि मुझे उस कंपनी को ख़रीदना है। तो वो उस तरह से उस बिज़नेस को एनालिसिस करते थे, उसके फंडामेंटल्स को एनालिसिस करते थे। इसके बाद वो कोई भी कंपनी के अंदर स्टेक डालते थे। तो ये सबसे बड़ी इनकी खासियत थी। अब आप इसके इस चार्ट के द्वारा आप देख सकते हैं कि एट द एज ऑफ 14 उनके पास सिर्फ $5,000 थे, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपाउंडिंग हो के और उनका थोड़ा इन्वेस्टमेंट हो के उनका एट द एज ऑफ 59 जो $5,000 था वो 59 की एज पे $3.8 बिलियन हो गया। मतलब अगर आप इसकी जर्नी देखोगे ये बहुत बड़ी थी, क्योंकि इसके हिसाब से कंपाउंडिंग का इफेक्ट आने में इस पर टाइम लगा। बट आप 59 से 66, 66 से 72, 72 से 83 और 83 से 88 का अगर आप फिगर देखेंगे तो यू विल बी अमेज्ड। 59 के ऊपर 3.8 बिलियन था, जब उनकी 66 ईयर्स ऑफ एज थी तब 17 बिलियन, 72 ईयर्स ऑफ एज के ऊपर 36 बिलियन, 83 ईयर एज के ऊपर 58.5 बिलियन। और आज 88, आज सर 89 ईयर्स के है तो 88 ईयर्स की एज पे तब उनकी नेट वर्थ थी 89.9 बिलियन। तो आप यहाँ पर डिफरेंस देख रहे हैं। शुरुआत में इनका बहुत स्टेगनेंट था या बहुत धीमे धीमे इनकी ग्रोथ हुई। बट जब इनका कंपाउंडिंग इफेक्ट एक्चुअली रंग कब लाया, जब उनकी 59 की एज शुरू हुई, तब से लेके 88 की एज पे अलग ही लेवल का ग्रोथ हुआ है। दिस इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये वॉरेन बुफे सर को बहुत पहले से बहुत अच्छे से पता था और इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत बेहतरीन रूप में इसको यूज़ किया है। तो चलिए वॉरेन बुफे सर के बारे में तो जान लिया। अगर अब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा क्या रिटर्न हो सकता है, हम इसको भी हम देख लेते हैं एक मेरी प्रेजेंटेशन के द्वारा। कि जैसे मान लीजिए हमारी 30 एज है करंटली और हम 80 तक इन्वेस्टमेंट करेंगे और 80 तक हम रिटर्न लेंगे। तो लेट्स अज्यूम कि हमें जो रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है वो 7% है। हमने कोई भी इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लिया, निफ्टी ले लीजिए, सेंसेक्स ले लीजिए या कोई भी फॉरेन का फंड ले लीजिए, और आपने सिर्फ 10,000 रुपये डाला है, सिर्फ 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ब्लू वाली लाइन है आपको दिख रही होगी, वो आपका 10,000 का इन्वेस्टमेंट है विच इज़ कंसिस्टेंट थ्रू आउट ऑल द ईयर्स। एंड जो ग्रीन वाला पार्ट है डेट इज़ योर रिटर्न। तो आप देख सकते हो कि 70 टू 80 की एज के अंदर आपको क्या ज़बरदस्त रिटर्न मिल रहे हैं, और 30 टू 40 की ईयर्स की एज के अंदर आपको बहुत कम रिटर्न्स मिल रहे हैं, और ड्यूरिंग द टाइम आपके रिटर्न्स बढ़े जा रहे हैं। तो मेजर थिंग इज़ कि ये दोनों के बीच में इतना डिफरेंस क्यों है? ये डिफरेंस है कंपाउंडिंग का। सो वॉरेन बुफेट सर का हमने एग्जाम्पल देख लिया। हमने ये भी देख लिया कि अगर हम हमारा 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते तो हमें कितना रिटर्न मिलता। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू एंटर इन द मार्केट। क्या सही टाइम है, हम कब इन्वेस्ट कर रहे हैं? अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन मानेंगे तो हर एक समय सही समय है, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप 1 साल 2 साल के लिए नहीं, आप एक लॉन्गर पीरियड के लिए कर रहे हैं। तो आज अगर स्टॉक 100 रुपये या 50 रुपये ऊपर नीचे भी हुआ, आपको थोड़ा सा 50-100 रुपये महंगा भी मिला, तो आपके लिए लॉन्ग टर्म में वो ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला नहीं है। पर अगर आज हम सिर्फ एक सही अपॉर्चुनिटी के लिए बैठे रह गए कि नहीं एक अच्छी प्राइस लो हो जाएगी, हम उसका वेट कर रहे हैं, तो शायद वो आपको आए नहीं और आप इन्वेस्टमेंट से चूक जाए। तो मेरा एक सजेशन है कि आप है ना एक डिसिप्लिन वे में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आपको 10,000 रुपये अगर इन्वेस्ट करना है तो आप 2-2 हज़ार या 3-3 हज़ार करके आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए। हर वीक थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करिए, जिससे बाई चांस अगर मार्केट डाउन भी हुआ और आपका मन है मैं डाउन में खरीदूं, तब भी आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी। बट पॉइंट इज कि आपका इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाएगा। और इस कंपाउंडिंग के जो मिरेकल को आप इस इन्वेस्टिंग के द्वारा अपने फेवर में कन्वर्ट करिए। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को हमको अब देना नहीं है, हम कंपाउंडिंग का फायदा ले, हमें अब ये स्ट्रैटेजी पे वर्क करना है। सो आई वॉन्ट टू कंक्लूड दिस वीडियो बाय सेइंग द मोस्ट प्रेशियस लाइन ऑफ दिस वीडियो, that the power of compounding
One who understands it earns it, one who don't pays it. So use this power and change now to transform your future. So thank you for listening, investors. Bye bye.